प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो साथियों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हम ये भी कहेंगे कि क्लास 12 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पूछोगे कैसे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया जब आप 11 में जाते हो तो समुच्चय पढ़ते हो, है ना, लेकिन 12th में भी जाते हो तो भी समुच्चय पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चों को 12th में समुच्चय पता ही नहीं होता है। वहां पे हम जब पहला अध्याय पढ़ेंगे संबंध और फलन, तो संबंध और फलन में हमें समुच्चय का प्रयोग होता है कि समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप। अब वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम कैसे इस चीज को डील करें, क्योंकि उसने क्लास 11 में पढ़ा नहीं होता है। और याद रखिए कि अगर आपने क्लास 11 में समुच्चय को नहीं पढ़ा, यानी सेट्स को आपने क्लियर नहीं किया, तो आप सेकेंड चैप्टर क्लास 11 का नहीं समझ पाएंगे, संबंध और फलन। और संबंध और फलन यानी रिलेशन फंक्शन को नहीं समझ पाए तो आप 12th में पहला अध्याय फिर से मिलेगा संबंध और फलन, आप नहीं समझ सकते। तो आज हम इसीलिए लेकर के आए हैं, समुच्चय को पूरी तरह से आज क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की कितनी विधियां हैं रिप्रेजेंट करने की, उसको रिप्रेजेंट करने की। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। अब यहां पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि समुच्चय का एक परिभाषा लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी संग्रह की वस्तुओं को समुच्चय का अवयव, तत्व या सदस्य कहते हैं। अब इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, इस बात को हम गहराई में लेकर के चलते हैं, आपके डेली लाइफ से वो रिलेट करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे मीना, सीना, रीना जो भी है, अगर मैं उठाता हूं एक बच्ची है जिसका नाम है मान लो सपोज दैट मीना, ठीक है, डन। मैंने मीना से पूछा, सुन मीना, ये बताओ तू 5 ब्यूटीफुल लड़कियों का लिस्ट बना। पूरे भारत में 5 जो ब्यूटीफुल लड़कियां हैं उसका लिस्ट बना। तो मीना के लिए मीना ने लिस्ट बनाया, सुनना ध्यान से सुनना। मीना ने लिस्ट बनाया, बेटा ध्यान सुनना। सबसे पहले उसने रखा 5 में ऐश्वर्या को, ए से मैंने रिलेट कर दिया। दूसरा उसने रखा प्रियंका को, प्रियंका चोपड़ा मान लिया सपोज दैट। तीसरा उसने लिखा मानुषी छिल्लर जो आई थी, आपको भी पता है ना, मानुषी छिल्लर है ना, वो भी कुछ ठीक है, वो भी एक मान लिया कोई लड़की है सपोज दैट, हीरोइन है। और भी कोई हो सकता है इसकी नज़र में, मीना की नज़र में 3 ये हो गई। चौथा मान लो अनुष्का शर्मा को ले लिया, अनुष्का शर्मा, और यहाँ पे दीपिका को ले लिया। तो इसकी नज़र में 5 ब्यूटीफुल लड़कियां भैया ये है। मैंने तुरंत रीना को उठाया, मैंने बोला रीना तू बता तुम्हारे लिए 5 ब्यूटीफुल लड़कियां क्या हैं भारत में, भारत की 5 ब्यूटीफुल लड़कियों के नाम बता तू। तो उसने बताया सबसे पहला बताया उसने, मान लिया श्रद्धा कपूर, श्रद्धा को बताया। रश्मिका को बता दिया, रश्मिका को बता दिया। मान लिया तमन्ना को बता दिया। उसने हो सकता है उसको भोजपुरी की हीरोइन भी अच्छी लगती है, मान लिया कि सपोज दैट अमरपाली, ठीक है। और मान लिया सपोज दैट उसको अक्षरा सिंह भी अच्छी लगती है, अक्षरा सिंह लगती है। अब ध्यान से सुनना, मैंने दोनों से एक ही सवाल पूछा कि सुन मीना 5 ब्यूटीफुल लड़कियों का नाम बता। इसने बताया ऐश्वर्या, प्रियंका, मानुषी, अनुष्का, दीपिका, ठीक है, डन। मैंने रीना से भी वही सवाल पूछे, लेकिन इसका जवाब क्या था भैया, श्रद्धा, रश्मिका, तमन्ना, अमरपाली और अक्षरा। तो एक बात बताइए, कहां दोनों में मेल है चीज। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको फिर घुमाता हूं, बेटा ध्यान से सुनना। मैं रिंकू को उठाया, सपोज दैट रिंकू को, जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताओ। जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून नाम लिया इसने, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जे से स्टार्ट होने वाले उसने नाम दिया जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। मैंने तुरंत सिंकू को उठाया, मैंने कहा सिंकू तू बता जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम। इसने भी सेम उत्तर दिया, जनवरी, जून और जुलाई। अब तू बता भैया, इन दोनों एग्जाम्पल से, दोनों उदाहरण से क्या निकल पाया? एक कॉमन चीज, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर सभी के लिए सेम हो। मैंने 5 ब्यूटीफुल लड़कियों के नाम पूछा, मीना से और रीना से, दोनों में अलग अलग चीजें बताई। मैंने यही रिंकू और सिंकू से पूछा एक ही क्वेश्चन, वो क्या था कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम, इसका भी वही उत्तर, यही उत्तर। तो ये बात, सिंपल सी बात को समझ लो, यहीं से कंक्लूजन निकल गया बेटा, क्या कि सुपरिभाषित वस्तुओं को छोड़ो, गोली मारो। बस एक सिंपल भाषा में समझ लो कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वही होता है सर जो एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी लाइन जो सभी के लिए सेम हो, दुनिया के लिए बराबर हो। भैया जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम वही मेरे भी होंगे, जो रिंकू सिंकू के थे वही तुम्हारे भी होंगे, समझ पा रहे? लेकिन 5 ब्यूटीफुल लड़कियों के नाम अलग अलग, मेरा तो कुछ और ही है भैया, है, हो सकता है कुछ इंटरनेशनल सिस्टम भी हो तुम्हारे भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो समुच्चय कुछ और नहीं, एक ऐसा चीज, एक ऐसा आंसर जो सभी के लिए सेम, बस ऐसे समझ सकते हो। तो उसी चीज को यहां पे बढ़िया से डिफिनेशन दे दिया, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल हैं, अब इसमें से बताइए कौन कौन सा समुच्चय है। क्या लिखा है? सभी पूर्णांकों का समूह। तो सभी पूर्णांकों, सभी के लिए पूर्णांक वही होंगे, तो यस इट इज अ सेट। सुंदर लड़कियों का समूह, भैया एक समुच्चय नहीं बन सकता, इट इज नॉट अ सेट। सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यस इट इज अ सेट। मोटी लड़कियों का समूह नहीं बन सकता, मोटी, बहुत सारी मोटी लड़कियां होंगी, हो सकता है मेरे लिए अमरपाली है, तेरे लिए अमरपाली नहीं हो सकती। हो सकता है तेरे लिए अक्षर ऐश्वर्या मोटी होंगी, लेकिन मेरे लिए हो सकता है ऐश्वर्या मोटी ना हो, है। तो बहुत सारी मोटी लड़कियां हो सकती हैं, सबका सेट नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो ये नहीं हो सकता। किसी खास विद्यालय के क्लास 11वीं के सभी छात्रों का समूह, हाँ ये एक समुच्चय हो सकता है। मान लो किसी कि कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो उसमें 11वीं में पढ़ने वाली जितने भी बच्चे हैं, तो उनका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। वेल इट इज अ सेट। तो ये सेट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि समुच्चय क्या होता है। बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे यहां पे लिखा हुआ कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत हैं। जैसे आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि इन सब का बहुत जरूरत पड़ता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे एन, एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या बेटा? नेचुरल नंबर, जो आप लोगों को याद रखना है। जेड या आई का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय यानी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। जेड प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। जेड माइनस आई माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। ऋणात्मक क्यू माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, जो भी आप ऐसे कह सकते हैं। और आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये कुछ बातें हैं, कुछ संकेत हैं जिन्हें आपको याद रखना है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहती है। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहां पे लिखा हुआ है संकेत, इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, है। ऐसे इंग्लिश में भी समझ सकते हो, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है। बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब एक बात को समझिएगा, जैसे मान लिया कि अब कोई सेट है, तो हमेशा याद रखना, एक चीज मैं भूल ही गया कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो मान लिया कि कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सभी लोग बताइएगा। तो अब बताइए क्या जीरो इसमें है?
इस समुच्चय में जीरो है? नहीं है। तो इसका ये मतलब है नहीं है, यानी जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए। जीरो जो है समुच्चय ए में नहीं है। लेकिन अब देखिए दो क्या इस सेट में है? हाँ दिख रहा है, तो है, तो यानी बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए। डन है बेटा, क्लियर है सभी को? आपको बात समझ में आ गई? अब आता है कि समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, हाउ मेनी, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, है ना। किसी समुच्चय के निरूपण करने की दो विधियां होती हैं बेटा, और वो दो विधियां कौन कौन सी हैं? सारणिक या तालिका रूप, यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण। बहुत ही कठिन है भैया, ये सब नहीं याद रखना है तुम्हें, बस इतना ही याद रखना है। ये सब कहां से आ गया? मैंने बस याद रखने के लिए कह दिया। समुच्चय निर्माण रूप, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, यही दुनिया जानती है, यही तुम भी जानो, ये सब मत जानो, हैं, ये सब मत जानो, क्या पता कहां से आ गया बेटा। डन। तो होता ये भी है, बट इसको कोई याद नहीं रखता। अगर तुम इसका नाम बोलोगे तो बहुत लोग कहेंगे हाँ ये कहाँ है, कुछ नहीं, ये सबको याद ही नहीं रखना है। ये याद रखना है सारणी रूप होता है, यानी टेबुलर रोस्टर रूप, है ना, रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय। तो सबसे ज्यादा जो पूरे भारत में प्रचलित है वो दो ही रूप प्रचलित है तो नाम इसके कई सारे, सारणिक, तालिका, टेबुलर, है ना, रोस्टर। तो जो यूज ज्यादा होता है वो एक ही होता है, दो ही होता है, रोस्टर, रोस्टर यानी रोस्टर फॉर्म, और यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यही दोनों बातें ही याद रखनी है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियां होती हैं, तो आपके पास बोलोगे दो विधियां होती हैं। ठीक है ना, डन। रोस्टर रूप और सारणिक रूप, सॉरी, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। अब आता है कि सारणिक या तालिका रूप क्या होता है? कि ऐसा कोई सेट, ऐसा कोई समुच्चय जो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में लिखा हो, इस तरह से 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो ये चीज क्या है? एक ऐसा नंबर है ना, ऐसा चीज है जो भैया क्या लिखा है? नंबर है, और ये नंबर क्या है? तुम्हें एक प्राकृतिक संख्या दिख रही है 1 से लेके अनंत तक, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया है, इसको समुच्चय। तो ये जो आपने ऐसे खुला खुला माहौल में लिख दिया, इसी को कहते हैं सारणी यानी रोस्टर रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप कहते हैं। अब इसी तरह के इस चीज को देखिए, समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इस तरह से लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान से देखना। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना, ऐसे। अब इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। अब यहाँ पे बी इजुकल टू, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इस तरह से लिख दिया, ए ई आई ओ यू। अब देखो, जो बात वो बोल रहा है वही बात ये भी बोल रहा है, लेकिन ये बात समुच्चय निर्माण रूप में लिखी गई है और ये बात रोस्टर रूप में लिखा गया है। ये क्या कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला, यक्ष एक्चुअली में क्या है? यक्ष इसको डिनोट किया जा रहा है। यक्ष एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है, स्वर, ए ई आई ओ यू, है ना। अब ये देखो, ये चीज देखो, ये भी आपका क्या लिखा हुआ है? सीधे सीधे आपकी बात जो लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। अब इसी चीज को अगर आपको लिखना हो रोस्टर रूप में तो कैसे लिखोगे? यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है वो एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो 1 से लेकर के 5 तक की संख्या है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, ये बात कह दो या ये बात कह दो, दोनों बातें सेम है, बस ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, बस समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो हमेशा ये थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये तो बड़ा इजी होता है, लेकिन ये चीज बड़ा कठिन होता है ना। अब देखो, जैसे मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को आप लोग समझना बेटा। जैसे हमने बोला ना कि समुच्चय को निरूपित करने के दो विधियां होती हैं, एक होता है रोस्टर रूप, एक होता है सारणिक, सॉरी, समुच्चय निर्माण रूप। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना भैया। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है
यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है y+2 है। यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है वो बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तथा y बराबर x+2 है, ठीक है, y बराबर x+2 है। यहाँ पे कॉमा लगा दो भाई, कॉमा लगा दो। ओहो गलत कितना हो रहा है, यहाँ पे डाल दो y बराबर x+2 तथा यहाँ पे यक्स का जो भी वैल्यू है वो < 4 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना भैया, अब जरा ध्यान से देखना। अब इसी चीज को है ना, और यहाँ पे यक्स कामा वाई कर लेते हैं और थोड़ा इजी बना लेते हैं बेटा, और थोड़ा इजी बना लेते हैं कि यक्स कामा वाई है ना, इस प्रकार है कि जिसमें यक्स और वाई जो भी हैं वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है ना। इसको पूरा लग रहा है काटना ही पड़ेगा, और मैं कोई और एग्जांपल ले सकता हूँ लेकिन नहीं, अब यही ले रहा तो यही ले लेते हैं कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है ना, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि जिसमें यक्स और वाई जो भी है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, जिसमें y बराबर x+2 दिया है, यक्स जो भी है वो 4 से छोटा या बड़ा होना चाहिए। अब इसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब जरा देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना है ना, जरा ध्यान से देखना। यक्स का मान मान लिया पहले हमने 1 रखा तो y का मान क्या निकलेगा 3, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 2 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 2 6 मिलेगा। तो ये पूरी तरह से मिल चुकी है, 1,3 2,4 3,5 4,6 और ये तुम्हारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। तो ये तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल था, इन चीज़ों को आपको समझना ही पड़ेगा। बाकी इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, 1 और 5 इन सब में जमीन आसमान का अंतर है बेटा, जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनना, अच्छा इन सब में बहुत अंतर है बेटा, इन सब में बहुत अंतर होने वाला है, जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज को बड़े बारीकी से देखना भैया। इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याएं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 से लेकर के 5 तक की सारी संख्याएं इंक्लूडिंग है। इसका ये मतलब है कि 1 और 5 को छोड़ दो, छोटा ब्रैकेट लिखा है, इसका ये मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक संख्या है जिसमें 1 और 5 शामिल नहीं है, यानी 2 3 और 4, ठीक है। 1 और 5 जिसमें 1 शामिल है बेटा, 1 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो यानी जिसको लिख सकते हैं 2,3, ओहो 1 शामिल है बट 5 नहीं ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि 1 नहीं शामिल है लेकिन 5 शामिल है बेटा, यानी इसको लिखना है ऐसे 5 शामिल है, तो यानी इसको लिख सकते हो 2 3 4 और 5, ये हो गया। तो ये देखा आपने, इन चारों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और ये छोटी सी चीज है, इसको अंतराल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो इस अंतराल, इस इंटरवल को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बच्चा 12वीं में चला जाता है इसी अंतराल में परेशान हो जाता है, अंतराल को भी नहीं समझ पाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है बेटा, जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आता है कि समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सेट। पहला सेट होता है रिक्त समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। तो जिस समुच्चय में एक भी अव्यय न हो
उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। a बराबर x का इस प्रकार है कि एक 2 से विभाज्य एक विषम संख्या हो ही नहीं सकता है, तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, इस समुच्चय में कुछ दिया ही नहीं है ही नहीं कोई एलिमेंट, यानी फाई, इसको फाई लिख दो या इसे खाली कर दो, ठीक है, दोनों बातें सेम है। एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जिसमें एक ही अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं या एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे 5 यहाँ पे लिखा है। युग्म समुच्चय क्या होता है, जिसको पेयर सेट कहा जाता है। जिस समुच्चय में 2 अव्यय हों उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। ऐसा एक समुच्चय जिसमें 2 एलिमेंट हो बेटा, जिसमें क्या हो, 2 एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं, यानी पेयर सेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, यदि 2 समुच्चय के अवयवों की संख्या बराबर हो तो उसे समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। जैसे ये देखो, एक समुच्चय ए दिया है 1, 2, 3, 4, बी भी क्या दिया है 1, बी, सी, डी। तो ये बताओ ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, बी में भी अवयवों की संख्या क्या है भैया 4, तो Na बराबर Nb है कि नहीं, Na बराबर Nb है कि नहीं बेटा, बताइए, आप लोग बताइए, क्या Na बराबर Nb है कि नहीं। तो जैसा कोई समुच्चय है जिनमें अवयवों की संख्या समान हो उसे इक्विवेलेंट सेट यानी समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। बराबर समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट वो सेट होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चयों में हूबहू अवयव सेम दिखे, मतलब जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में हो, संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जैसे ए में देखो 1, 2, 3, 4, बी में देखो 2, 1, 4, 3, इसमें भी अवयव की संख्या 4, इसमें भी अवयव की संख्या 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4। अब एक बात देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 2, 1, 4, 3 है, तो भैया इस चीज से हम कह सकते हैं इसे बराबर समुच्चय कहा जाता है, इक्वल सेट कहा जाता है, ठीक है। अब आता है उप समुच्चय यानी सबसेट, बहुत बड़ा रोल होने वाला है उप समुच्चय को। उप समुच्चय ऐसा चीज है कि इसमें 2 सेट की जरूरत पड़ती है। 2 समुच्चय हो, यदि ए का प्रत्येक अव्यय, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट, यदि ए समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो उसको क्या कहा जाता है, ए को बी का उप समुच्चय कहा जाता है। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। अब जरा ध्यान से देख लो, एक बराबर क्या दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, बी बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है नहीं भैया, 1, 2, 3, 4 इसमें भी, 1, 2, 3, 4 इसमें भी, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, बच्चा है, ठीक है। डन, बात समझ में आ गए, ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे है उप समुच्चयों का गुण, है ना, उप समुच्चयों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, उस समुच्चयों के गुण, यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, एकदम बात सत्य है। जैसे अगर मान लो कोई समुच्चय ए है 1, 2, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए जो है खुद का उप समुच्चय है, हाँ बात एकदम सत्य है। एक समुच्चय ए है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में होंगे, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी जो भी रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सारे सब उप समुच्चय, मतलब प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी फाई, फाई जो होगा इस समुच्चय ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ये भी कह सकते हैं। डन, तो ये बस 2 लाइन याद रखनी है, बाकी इसको रहने दो, कोई मतलब नहीं। ये पहला और दूसरा जो लाइन है आप लोगों को याद रखना है कि पहला ये है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का समुच्चय होता है बेटा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपने पूरी तरह से सब कुछ समझ लिया है कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के वो 2 तरीके कौन से होते हैं,
वो भी आपने देख लिया। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको और आगे कुछ नई चीज बताऊंगा। और आपने ये चीज आपने समझ लिया है तो यकीन मानिए कि आपको कक्षा 12 में परेशानी होने वाली नहीं है। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।